बता देता हूँ रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट जो हैं। अभी जो इंडिया का टारगेट है 2022 तक 175 गीगावाट करना है, और एक न्यू टारगेट फिक्स हो गया है 450 गीगावाट हमें करना है। कब तक? 2030 तक करना। ये आप याद रखिएगा जो अनाउंस किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट। अब इंडिया के टारगेट क्या है? गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 75 जो 175 करना है 2022 तक, उसमें 100 गीगावाट जो सोलर एनर्जी होनी चाहिए और 60 गीगावाट विंड होनी चाहिए और 10 गीगावाट बायोमास और 5 गीगावाट हाइड्रो, जो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं आपके, वो इंट्रोडक्शन किया जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी का इवोल्यूशन पीरियड आता है, बढ़ता रहता है। 2022-20 तक 38% इंडियन इंस्टॉल करते हैं इलेक्ट्रिकल, मतलब कहीं जनरेट करते हैं कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से, 38% जो इंडियन इंस्टॉल करते हैं। तो जो हमारा जो टारगेट है हमें फुलफिल करने, हम उसके आसपास गए कि 136 डिग्री गीगावाट आउट ऑफ 370 गीगावाट जो हमारा टारगेट है उसके हम करीब जाके बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है ये वाला। ये व्हाट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। एक रिन्यूएबल एनर्जी टर्म है, ऑफर करती है, क्लीन एनर्जी है, कम फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, प्रोसेस किया जाता है, मतलब कंसिस्टेंटली रिप्लेनिश की जाती है, मतलब आप जैसे ही बन रही है वो दोबारा से बनती जा रही है, मतलब कोई उसमें क्लीन एनर्जी लग रही है। फॉर एग्जांपल सनलाइट है, विंड है, वो कीप आती रहेंगी, सन शाइनिंग होती रहेगी, बनती रहेगी, उसका कोई मतलब अंत नहीं है। तो एक तरह से यही आप मान सकते हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सी? एक तो विंड होती है, हवा चलती रहेगी, जैसे विंड मोशन चलेगी तो टरबाइन घूमेगी, रोटेट करेगी, उससे क्या होगा फिर, और नीचे मोटर चलेगी, मोटर से आपकी टरबाइन घूमेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सोलर आपको पता ही है, सोलर सेल्स होते हैं, हीट होते हैं, और वो क्या करते हैं, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में चेंज कर देते हैं। एक होती है हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर में क्या होता है, जो पानी के छोटे छोटे आप देखे होंगे ना, जो हाइड्रो पावर बनते हैं वो स्विच, फिर उस पर ऊपर से पानी गिरता है उसके ऊपर, फिर उससे मोटर घूमती है, तो वो हाइड्रो पावर भी इसी में आती है, रिन्यूएबल में आती है, स्मॉल हाइड्रो पावर। एक होती है बायोमास। अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा, बायोमास बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे यहाँ घर में था बायोमास प्लांट, अब तो नहीं है, अब तो सिलेंडर आ गए हैं। तो ऑर्गेनिक जो मैटर होता है, जो वेस्ट होता था, डंग केक होता था, ये सब होता था, जो वेस्ट होता था वो उसमें डालते थे, पानी डालते थे, उसके अंदर गैस बनती थी, उसमें एक छोटी सी मशीन थी घुमाने की, उसमें गैस बनती थी, जो पूरा आप बोल सकते हो पूरा जो कुआं टाइप होता था, एक वेल टाइप होता था, वो ऊपर तक आ जाता था, उसका ऊपर जो ऊपर कवर होता था, फिर उसमें गैस का यूटिलाइज़ किया जाता था। तो बायोमास का यूज़ करते थे। अब इसको बायोमास को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए केमिकल और फ्यूल, इन सब चीज़ों में, व्हीकल में, पावर में आगे टाइम में यूज़ किया जाएगा। फिर होती है ओशियन एनर्जी, टाइडल यूज़ करते हैं। देखो ऐसे ओशियन में आपके वो लगे होंगे ऐसे करके, और जैसे टाइड्स आती रहेंगी तो ये ऊपर नीचे हिलते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, हिलने से अंदर प्रेशर बॉक्स होता है, तो वो प्रेशर करता रहता है, तो आगे इधर से घूमता रहता है। तो ऐसे ये पूरा वर्क करता है टाइडल। फिर आते हैं जियोथर्मल, ये भी एक तरह से नेचुरल एनर्जी है। कहीं अर्थ में आपने देखा होगा गर्म पानी के कुंड देखे होंगे जहाँ पे गर्म पानी रहता है, तो वहाँ से क्या करते हैं, हीट अंदर एक्सट्रैक्ट करके हीट को पाइप में लाके उससे पानी को बॉईल करते हैं, पानी को बॉईल करके फिर उस स्टीम से क्या कर टरबाइन चला के जियोथर्मल एनर्जी डेवलप करते हैं इंडिया। एडवांटेज क्या है, एक तो मतलब जो फ्यूल है वो एक तरह से, फ्यूल जो है वो एक तरफ से पूरी तरह से, एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है उसको रिप्लेनिश किया जा सकता है, बार बार आ सकती है, वो ख़त्म नहीं हो सकती। तो आपको ये भी याद रखना है। जो नेचुरल हैबिटेट है उसको डिस्ट्रक्शन करे बिना सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस ना हो, तो रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो आपको बहुत कम, मिनिमम अमाउंट, मतलब देखो कार्बन तो जनरेट करती है, बहुत सारी चीज़ के साथ जुड़ी होती है जो कार्बन इमिशन करती हैं। अब जस्ट लाइक आपको स्टोर करनी है, वो जो उसके बैटरी यूज़ करोगे उसमें थोड़ा बहुत कार्बन है, पर इन कंपेयर टू जो आप थर्मल आज के टाइप में यूज़ कर रहे हो, कोल का यूज़ कर रहे हो और पेट्रोल फ्यूल की यूज़ कर रहे हो, उसके कंपेयर में ये तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये है ज़ीरो कार्बन इमिशन, मतलब कि जितना आप जनरेट करोगे उतना ही आप ऑब्जर्व कर लोगे, मतलब उतना ही सोख लोगे, तो जीरो कार्बन इमिशन हो जाएगा, ठीक है। ये भी फ़ायदा मिलेगा। क्लीनेस्ट इन्वायरमेंट होगा, उसको हेल्प रखने में, क्लीनेस्ट मिलेगी हेल्प रखने में। जो आपका मरकरी, लेड है, सल्फर है, ये हार्मफुल गैसेज हैं जितनी सारी थी वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी। चीपर फॉर्म ऑफ एनर्जी मिलेगी आपको। देखो इंस्टॉल करने में एक बार तो पैसे लगेंगे, उसके बाद आपकी हर चीज़ चीपर हो जाएगी। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, उसके बाद हर चीज़ चीपर हो जाएगी। कभी 5-6 साल में एक टाइम उसमें थोड़ा सा उसको सर्विसिंग पार्ट में कराने में थोड़ा पैसे लगेंगे, वरना तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है आप देख सकते हो 1.3 सीसी पर 8 किलोवाट, मतलब इतनी सस्ती हो जाएगी। वर्ल्ड में लोएस्ट सोलर एनर्जी की कॉस्ट है अगर उसकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या करेगी, जॉब भी क्रिएट करेगी। जॉब कैसे क्रिएट करेगी, देखो जॉब कैसे, अब इसकी नई
सोर्स आएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगी, इक्विपमेंट बढ़ेंगे, सर्विसिंग बढ़ेगी, तो गवर्नमेंट और भी काम करेगी, तो जॉब भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होगी। इसके साथ साथ कुछ चैलेंज आते हैं। हाई कैपिटल कॉस्ट, जो मैंने आपको बताया ना, लगाने में जो लागत लगती है वो बहुत है। इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करेगा कैन बी यूरेबल, मतलब यूरेबल मतलब क्या, कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है, वो वेदर के अकॉर्डिंग होगी। आपको ये नहीं पता आज सूरज नहीं निकला, आज हवा नहीं चली, टरबाइन नहीं घूमेगी आज, तो प्रोडक्शन नहीं होगा। तो आपको कैसे करना है ये आपको याद रखना है कि मतलब एक तरह से ऐसी सोर्स है। एनर्जी स्टोरेज में बहुत दिक्कत है। देखो एनर्जी जनरेट कर दी इसने, आगे सप्लाई कर दी, उसको यूज़ कर लिया गया। अगर कोई यूज़ ही नहीं करा तो आपको स्टोर करनी होगी, स्टोर करने के फिर आपको वो चीज़ें लगानी होगी, बैटरी में स्टोर करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें होते हैं, उसमें कॉस्ट बहुत लगती है एनर्जी स्टोर करने में। रिन्यूएबल एनर्जी स्टिल कार्बन फुटप्रिंट करती तो है, जो विंड टर्बाइंस हैं वो प्रोड्यूस नो कार्बन इमिशन, दैट्स मेक एनर्जी। द मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, इंस्टॉलेशन, क्रिएटिंग ऑफ कार्बन फुटप्रिंट तो जनरेट करती हैं। आप उसको लगा रहे हो, कहीं से लेके आ रहे हो, उसको फिट कर रहे हो, उसमें भी तो एनर्जी जा रही है, ठीक है, वो तो जनरेट कार्बन फुटप्रिंट तो है, पर एक तरह से ये मानो नेग्लिजिबल फॉर्म में है। ये आपको याद रखना है। अभी जो प्रेजेंट स्टेटस है इंडिया में, ये याद रखो वो क्या है। ये प्रेजेंट का स्टेटस है, लेटेस्ट डाटा उठा के लाता हूँ, ऐसे नहीं लाता, बहुत सारी चीज़ें चेक करके लाता हूँ। कहीं कभी गलती हो जाती है, इधर उधर हो जाता है, पर मोस्टली लेटेस्ट ही लाता हूँ क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है। जो हमारे सबसे ज़्यादा, जो हमारी देखो टारगेट हमारे क्या थे, 175, जिसमें हमारा 100 था, क्या था आपका 100 था हमारा आपका सोलर, और 50 था हमारा, कौन सा था 50 या 60 था हमारा टारगेट, 50 था या 60 था विंड का, सॉरी मैं पूछ रहा हूँ। तो जो विंड का टारगेट था हमारा, जो टारगेट था विंड का वो 60 था, हाँ विंड का 60 था, और 10 बायो, उसका क्या नाम, बायोमास का, और 5 हाइड्रो का। तो हमने जो हमारा गीगावाट है 42% सबसे ज़्यादा हमने विंड प्रोड्यूशन बहुत अच्छे से कर लिया। विंड का तो टारगेट हम फुलफ़िल कर भी गए, मुझे लगता है विंड हमने से बहुत अच्छे से फुलफ़िल कर लिया। उसके बाद सोलर आता है, उसके बाद बायोमास आता है, ठीक है, फिर आता है स्मॉल हाइड्रो, और फिर वेस्ट टू एनर्जी। मैंने आपको वेस्ट टू एनर्जी बहुत अच्छे से पढ़ाया एक टॉपिक में, वेस्ट टू एनर्जी पूरा, तो आपको याद रखना है वेस्ट टू एनर्जी बनाने के लिए। तो ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारे विंड प्रोडक्शन होता है इंडिया में, फिर सोलर, फिर बायोमास, फिर स्मॉल हाइड्रो, और वेस्ट टू एनर्जी। कुछ भी ले सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो हमारा टारगेट है 60%, उसका 38% कर गए, ये 100 है, उसका हमारी टोटल का 36 हो गई है। ये 10 है जो बायोमास का वेस्ट टू एनर्जी का, वो तो हम ऑलरेडी क्रॉस कर गए हैं। स्मॉल हाइड्रो का हमारा 5 है, उसमें हमारे पास करीब पहुंचने ही वाले हैं। तो हमारी जो फुलफ़िल करना है उस सोलर में हमें अच्छे से फोकस करना है, और थोड़ा बहुत विंड में फोकस करना है। ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं फुलफ़िल कर, देखो ये 30 दिसंबर 2020 तक का, इससे लेटेस्ट तो नहीं मिल सकता, तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है टारगेट, जो आता है पेरिस एग्रीमेंट, इसके ऊपर हुआ, जो आपको बताया गया अचीव करना है 2030 तक, नॉन फ्यूजल फ्यूल सोर्स को अचीव करना है, कार्बन न्यूट्रलिटी पे फोकस करना है, ताकि जो आईपीसीसी रिपोर्ट है वो बोलती है 1.5 डिग्री से कम रखना है अपना टेम्परेचर, या फिर 2 डिग्री से कम रखना है, उसको हम फुलफिल कर पाएँ। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी स्ट्रेटेजी ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि वो क्या करेगी, मोर एम्बिएट बनाएगी चीज़ों को, एम्बिशियस बनाएगी, टारगेट करेगी जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी और रिन्यूएबल एनर्जी से आ पाए 2027 तक। तो ऐसे उसकी फुलफिल करने की बात है। जो इंडिया का एम है 275 फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी, 75 फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, 50% फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, और नियरली 100 गीगावाट फॉर अदर जीरो इमिशन सोर्स, जो इमिशन नहीं करती हैं। तो इन जो टारगेट रखा है ब्लूप्रिंट किसने, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने बनाया, 275 गीगावाट 2027 तक हमें इन चीज़ों से करनी है। तो ये भी उनका भी एक टारगेट है। जो रूफ टॉप जो सोलर प्रोजेक्ट है हमारे 40 गीगावाट्स बाय 2022, जो रूफ टॉप छत के ऊपर आप लगा सकते हो अपनी, ठीक है, तो वो 2022 तक हमें 40 गीगावाट का टारगेट करना है। ये जो हमारा इंस्टॉलेशन है 2019 में यूएन क्लाइमेट समिट हुई थी, इंडिया ने अनाउंस किया था, जो मैंने आपको बताया 450 2030 तक हमें करना है। मोदी जी ने आगे बढ़ा दिया था टारगेट और बोल दिया था कि हम और आगे बढ़ेंगे। तो ये टारगेट है। और सनशाइन कंट्री है इंडिया, एक सनशाइन कंट्री है, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस हमने बनाया। सनशाइन कंट्री किसको बोला जाता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आती है, क्योंकि सन वहाँ पे हमेशा रहता है। अब आप आर्टिक में चले जाओ या पोल पे चले जाओ, वहाँ तो 6 महीने रात रहती है। तो बस ये बीच वाली सनशाइन कंट्री होती है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सन रहता है, उसकी इफेक्टिव रहती है। तो कम से कम 120 कंट्री आती हैं इसके बीच में। तो उसमें हमने उन सब के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हमने फ्रांस और इंडिया ने पहल की थी। और इसका IS का जो सेंटर है, जो हेडक्वार्टर है, वो दिल्ली गुड़गांव के अंदर बनाया गया, इंडिया में ही है। तो इन पर हमने काम किया। कुछ हमने प्रोजेक्ट भी लगाए, जैसे प्रोजेक्ट लगाया आपको बादला सोलर पावर, ये पूरे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है इन द वर्ल्ड।
ये आपको बादला विलेज में लगाया गया, राजस्थान जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, RPL हनुमान बेनीवाल, ठीक है ना। तो यहाँ पे लगाया गया। तो ये आपको पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है, ठीक है। इतने 14,000 एकड़ में लगाया गया है और कैपेसिटी है इसकी 2,250 मेगावाट डेवलप करने की। फिर शक्ति आपको साथाला सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया, ये कहाँ पे लगाया है आपको, तुमाकुरू, ये कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर लगाया हमने। तो ये भी आपको याद रखना है। ये क्या है, ये प्रीवियस द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड था, अब क्या कौन सा हो गया है, अब ऊपर वाला हो गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर अल्ट्रा मेगा सोलर पावर लगाया, ये हमने कहाँ लगाया, ये आंध्र प्रदेश में लगाया, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर लगाया रीवा, रीवा कहाँ पे लगाया, ये हमने रीवा डिस्ट्रिक्ट, तो मध्य प्रदेश आपको पता ही है, ये लगाया है। तो रीवा इज़ द कंट्री की फर्स्ट कंट्री है ओनली सोलर प्रोजेक्ट अनटिल नाउ टू बी द फंडेड बाय द जो क्लीन टेक्नोलॉजी फंड है, ठीक है ना, इसी से इसको पैसे मिले हैं, फर्स्ट कंट्री है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, इंटरनेशनल सोलर कॉर्पोरेशन। फिर आपको कामुती सोलर पावर हमने लगाया, ये कहाँ पे लगाया, ये आपने तमिलनाडु में लगाया, 5th लार्जेस्ट प्लांट है इंडिया का। तो आपको ये रखना है, 5th तो हो गई, देखो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, 5th ये आ गई। तो ये हमने पूरे 1 to 5 देख लिए। तो सबसे बड़ा प्लांट कहाँ है, वो आपका है राजस्थान के अंदर, बादला उसका नाम रखा गया है, मतलब सिटी का ही नाम है, विलेज का नाम है, उसके अंदर लगाया गया है। तो सबसे बड़ा राजस्थान के अंदर हो गया। कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं सब चीज़ों को। तो जैसे ग्रिड कनेक्टिंग सोलर रूफटॉप है। जैसे ग्रिड कनेक्टिंग क्या होगा, जैसे आपको ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, तो अब अगर आपकी छत के ऊपर सोलर लग रहे हैं, आप कहीं बाहर गए हुए हैं, मतलब घूमने गए हुए हैं, तो एनर्जी तो बन रही है। अब उसको क्या करोगे, स्टोर करोगे, तो वही बैटरी आपको बैटरी चाहिए, स्टोर नहीं करोगे तो ग्रिड से कनेक्टिंग कर दोगे तो आपको बैटरी की ज़रूरत भी नहीं है। ग्रिड से कनेक्टिंग, आप बाहर चले गए हो तो रिवर्स में इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो मीटर होगा आपको घर में, कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने उनसे ली, कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने उनको दी, कितनी यूटिलाइज करी, तो पूरा बिल वो नेट बिल आएगा जनरेट होकर। तो ग्रिड से कनेक्ट करने की बात चल रही है। अचीव करना है ऑब्जेक्टिव 40,000 मेगावाट फ्रॉम रूफटॉप 2022 तक। जो मैंने आपको ऊपर बताया वो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो है, ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अथॉरिटी जो इसने ब्लूप्रिंट तैयार किया है। तो ग्रिड से भी कनेक्टिंग करेंगे और आप बेच भी पाओगे इलेक्ट्रिसिटी और आपकी एक तरह से इनकम भी जनरेट हो पाएगी। सोलर जो पार्क स्कीम लेके आए, जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, ये सोलर पार्क स्कीम लेके आए। इसकी जो कैपेसिटी है 500 मेगावाट, मतलब ये सोलर पार्क जो लगाए जा रहे हैं ये सारे किए जाएंगे। इंटरनेशनल सोलर लाइंसेस बनाया हमने, अभी इसके अंदर 121 कंट्री हैं, ठीक है। इंडिया इसका मेजर पार्टनर है क्योंकि इंडिया ने डेवलप किया। ये कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है कि अलाइंस करना, सबको साथ लाना, फॉसिल फ्यूल की जो इकोनॉमी है उसको ख़त्म करना और हमें ग्रीन एनर्जी के साइड मूव करना। ये लॉन्च किया था इंडिया प्राइम मिनिस्टर ने, एक इंडियन अफ्रीकन समिट हुई थी, ठीक है ना, और बहुत सारे थे। 2015 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेटिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में 2015, उस टाइम पे लॉन्च किया गया था। किस किस का किया था, और भी देश थे। इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया गुरुग्राम में, अब तो गुरुग्राम नाम हो गया, पहले गुड़गांव नाम था। तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। PM कुसुम, प्रधानमंत्री जो किसान ऊर्जा आपको सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, PM कुसुम याद रखो। ये जो सोलर पंप देने की स्कीम थी, इसके अंदर अब क्या हो रहा है, अब इसके अंदर अगर आप बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसमें एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट मॉडल भी है, वो कभी और बताऊँगा। ये फार्मर को एम था इंस्टॉल करने थे, सोलर पंप लगाने थे, ग्रिड कनेक्टिंग सोलर लगाने थे, रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाने थे, रिन्यूएबल पावर प्लांट, पूरा प्लांट लगा सकते हैं अगर आपके सामने, तो आपकी 4 लाख मंथली इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी अगर स्कीम को अच्छे से पढ़ोगे। तो PM कुसुम क्या थी, फार्मर के लिए है। स्कीम का जो एम है आपको 25,750 मेगावाट करना है 2022 तक। फिर नेशनल ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाया, जहाँ पे हमने ट्रांसमिशन लाइन लगाई, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर प्रोजेक्ट में काम किया, विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी बनाई, ऑफशोर बनाए स्पेशल इकोनॉमी जोन में, ताकि जो ऑफशोर विंड होती है। अब हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, ऑनशोर और ऑफशोर विंड एनर्जी कौन सी ज़्यादा है, ऑनशोर ज़्यादा है या ऑफशोर ज़्यादा है, ये भी आपको बताना है। और आपको बताना है विंड में कौन सी स्टेट सबसे अच्छा कर रही है, कौन सी इंडियन स्टेट है, ये भी आपको बताना है। और वर्ल्ड में कौन सी स्टेट सबसे अच्छा कर रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी है। फिर हम सस्टेनेबल आपको सृष्टि स्कीम लेके आए, सोलर ट्रांसफिगरेशन वाली, नाम याद रखो इसी चीज़ के लिए। बायोमास पावर और को एनर्जिएशन प्रोग्राम लेके आए, ड्राफ्ट किया विंड एनर्जी के बारे में हमने कैसे कैसे हमें करना है। FDI पॉलिसी में 100% हमने दे दिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए, ऑटोमेटिक रूट से अंदर आ सकते हैं, कोई गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है। अक्षय ऊर्जा पोर्टल हमने डेवलप किया, इंडियन रिन्यूएबल आइडिया एक्सचेंज, जिसमें आप अपने आइडिया एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये क्या करता है कि एक्सचेंज ऑफ आइडिया कैसे कैसे करना है, अक्षय ऊर्जा पोर्टल पे अंदर जाकर आप कर सकते हैं। नेशनल बायोगैस और मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम लाए ताकि जो बायोगैस बन सके। प्रोडक्शन PIL स्कीम दी, जो भी सोलर
और ये सोलर की जो शीशे बनते हैं या फिर कुछ भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो गवर्नमेंट उसको आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी अगर डेवलपमेंट उस चीज़ को करोगे। तो ये काम किया। इंडिया ने फोकस किया मेथनॉल और बायो पे। जो हमारी ब्लेंडिंग कैपेसिटी अभी देखो, अभी हम 2022 तक जो हमारे बायोफ्यूल को ब्लेंडेड करना है वो अभी है, हमें कितना करना है 10% करना है। अभी 8% कर रहे हैं, 2022 तक हमें फुलफिल करके 10% कर देना है और 2030 तक हमें उसको 20% करना है ब्लेंडिंग। तो उससे क्या होगा, इमिशन कम हो जाएगा। पेट्रोल में या डीजल में ब्लेंडिंग 20% कहीं ना कहीं हमें करना है। वो फ्यूल जो अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट जनरेशन फ्यूल वो उसके होते हैं क्या नाम, फूड के। सेकंड जनरेशन फ्यूल नॉन फूड के होते हैं। देखो दोनों कार्बन जनरेट करते हैं थोड़ा अमाउंट में। थर्ड जनरेशन फ्यूल जो होते हैं ये एल्गी से बनते हैं और ये क्या करते हैं, जीरो कार्बन इमिशन करते हैं। जितना करते हैं उतना ऑब्जर्व भी कर लेते हैं। फोर्थ जनरेशन फ्यूल ये मतलब कि ये बनाएंगे, मतलब कि इसमें इंजीनियरिंग यूज़ होगी इन वालों के लिए। फोर्थ जनरेशन ये क्या करेंगे, एनर्जी भी देंगे और कार्बन की सिक्वेंसिंग भी करेंगे, मतलब उसे ऑब्जर्व भी करेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है फोर्थ जनरेशन फ्यूल के लिए। एक ट्विन चैलेंज खड़ा हो जाता है हमारे सामने कि ये क्या, प्रोवाइड द मोर एंड वेल क्लीन एनर्जी टू द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। एक तो ये प्रोवाइड करना है और इंडिया गेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर जो पैनल्स हैं वो आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव है, उसके अंदर हमें डिमांड है, जॉब भी जनरेट करनी है। जो सोलर प्लांट्स हैं, मतलब सोलर की जो उसके पैनल्स हैं वो भी डेवलप करना है। और डेवलपिंग हम कंट्री ऊपर से हैं, सप्लाई चेन जो पूरे कंपोनेंट है वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे। तो आपको ग्रीन एनर्जी के लिए भी काम करना है और उन प्रोडक्ट को भी जनरेट करना है जो उसमें हेल्प करेंगे। तो ये भी हमारे सामने इशू है। हाइड्रोजन बेस्ड FCV, मतलब जो हाइड्रोजन बेस्ड हमारे फ्यूल सेल व्हीकल आने वाले हैं उस पर भी काम कर रहे हैं हम। हाइड्रोजन एनर्जी पे भी काम कर रहे हैं। ग्रिड इंटीग्रेशन पे भी काम करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड से कनेक्ट करना है ताकि लोग खरीद पाएँ और हम बेच पाएँ। तो ये सारा काम हमको कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में करना है। कुछ मैंने आपको टारगेट बताए, कुछ स्कीम बताई, कुछ मैंने आपको सोलर पावर प्लांट बताया। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ और प्लीज़ करना है इस होमवर्क को। विंड में इंडिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन कौन सी स्टेट है फर्स्ट सेकंड थर्ड में वर्ल्ड में, विंड एनर्जी में फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्रोडक्शन में और कैपेसिटी में दोनों। देखो प्रोडक्शन में और कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, किसी का प्रोडक्शन 100 का है पर कैपेसिटी उसकी 500 की है। तो दोनों बताना है, इंडिया में भी ऐसे ही बताना है, ठीक है। ये चारों में बताना है, बायोमास में, सोलर में, हाइड्रो में, वेस्ट टू एनर्जी में और बायोमास में। ये प्लीज़ ये काम कर लेना, ये बहुत हेल्पफुल मिलेगा। कोई एग्ज़ाम दे रहे होंगे PCS का या उसके लिए। और प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है टेलीग्राम के, वहाँ पे इसको शेयर कर देना प्लीज़। अच्छा सा चार्ट बना के प्रॉपर तरीके से दिल लगा के चीज़ों को किया करो, बहुत फ़ायदा मिलेगा। बोझ मत, आप सोचो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला, एटलीस्ट यू गेन समथिंग। ऐसे फील किया करो मैंने गेन किया। क्रिश्चियन की नीति अपनाओ, फल की इच्छा मत करो, कर्म करो, कर्म से बाद फल अपने आप आ जाएगा आपके पास। कुछ ना कुछ बहुत अच्छा पाओगे लाइफ में।